बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा ओरिएंटेशन का भी दूसरा लेक्चर था। और इस लेक्चर के अंदर बेटे हम डेवलप करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स जिन कॉन्सेप्ट्स ने हमारी मदद करनी है फ़िज़िक्स को समझने में। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि फ़िज़िक्स एक तर्ज़े सोच है, एक सोच का नाम है जिस सोच से हम नेचर के होने वाले अवामल को डिस्कस करते हैं कि कुदरती तौर पर जो होने वाले डिफरेंट अवामल्स हैं, जिस तरह से कि सूरज, ज़मीन और चाँद, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों रोटेट करती है, किन फोर्सेस से रोटेट करती है, और जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द कैसे रोटेट करता है, किस फोर्स की मदद से रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्यों रोटेट करता है, किस फोर्स से रोटेट करता है। इन तमाम लॉज को हमने जिन क्वांटिटीज के अंदर एक्सप्रेस करना होता है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। एंड फिजिकल क्वांटिटीज इज डिस्क्राइब इन सच अ वे द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअली में अगर हम ये कहें कि फिजिक्स की जो फाउंडेशन है वो इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। इन टर्म ऑफ विच के जिनकी बुनियाद पर लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस, के जिसमें हम लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल। ऐसी क्वांटिटीज बेटे जो मेजरेबल हो, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। और कुछ क्वांटिटीज जिनका नाम मैं जिक्र करता हूं, जिसमें लेंथ, मैस और टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम फंडामेंटल डायमेंशंस का नाम भी देंगे। ये आपने लफ्ज याद रखना है कि फंडामेंटल डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन का नॉर्मल रूटीन के अंदर हम कुछ और मतलब ले रहे होते हैं कि एक सिमत का नाम हम यहां पर लेंगे। डायमेंशन किसी भी, अगर आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है उसको आप डायमेंशन के ऊपर बेस करवाते हैं। मसलन आपने एक कमरा बनाना है तो उसकी लेंथ और विड्थ का डिसीजन जो है वो करते हैं, उसकी हाइट का डिसीजन करते हैं, तो उसको आप डायमेंशन का नाम देते हैं। इसी तरह फिजिक्स की जो फाउंडेशन है इसको भी आप डायमेंशन के ऊपर ही बेस करवाते हैं। और वो डायमेंशन कौन सी है? 3 फंडामेंटल डायमेंशन है जिसके ऊपर तमाम फिजिक्स जो है वो ओवरलैप होती है, यानी जिनके ऊपर हम पूरी की पूरी फिजिक्स की बिल्डिंग जो है वो खड़ी करते हैं। वो कौन सी 3 डायमेंशंस हैं उनको फंडामेंटल डायमेंशन बोला जाता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ है, मैस दूसरी है, टाइम तीसरी है। इन 3 को हम बेसिक फंडामेंटल डायमेंशन का नाम देते हैं और इन्हीं की क्वांटिटीज की मेजरमेंट को फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक प्रॉपर नंबर और एक यूनिट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायमेंशन का एक आर्टिकल अलग है, हम उसके अंदर डिटेल से जाकर देखेंगे कि डायमेंशन किस तरह से हमारी फिजिक्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं। लेकिन यहां पर बेटे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डील करना है कि फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन जरूर है उन डायमेंशन के साथ, क्योंकि इसने फाउंडेशन को तैयार करना है। तो हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम एक प्रॉपर यूनिट और एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो मेजर कर सकें। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। उनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज तो यही आएंगी, लेंथ, मैस और टाइम। बेटे बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो नॉन फिजिकल हैं, फिजिकल नहीं है। मसलन किसी की ईमानदारी, किसी की अपने मुल्क से मोहब्बत, किसी का नेक होना, तो हम कभी भी इनको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में नहीं माप सकेंगे। मसलन कोई बंदा कितना नेक है तो हम इसके बारे में कोई भी नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई बंदा कितना ईमानदार है, हम इसके बारे में भी कोई नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते। दीज क्वांटिटीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की इंपॉर्टेंस है, और फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस विद प्रॉपर यूनिट एंड मैग्नीट्यूड।
जिसको हम प्रॉपर यूनिट और मैग्नीट्यूड के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। उन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर दोबारा हम नजर दौड़ाते हैं। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज, कि जो फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स है वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस करती है। एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ विच, तो हम उनके टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स जो है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी दो मेजर काइंड्स जो हैं वो हम बनाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी दो कैटेगरी बनाने से हमें एडवांटेज ये होगा कि हम इसको पढ़ने में हमें मदद मिलेगी, हम आसानी के साथ इन क्वांटिटीज को जो है वो लर्न कर पाएंगे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज, and the second one considered as derived quantities. Base quantities are those physical quantities which cannot be expressed in terms of other physical quantities. बेस क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस ना की जा सके, तो हम उनको बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख भी देता हूं। बेस क्वांटिटीज those physical quantities which cannot be expressed in term of other physical quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस ना की जा सके उनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। ये बात समझनी बहुत ही आसान है बेटे। जैसे फिजिक्स की बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो ड्राइव हैं, जो दूसरों की टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, आप क्वांटिटीज नंबर्स की टर्म में लिखते हैं। मसलन आप लिखते हैं 1000, 1200, 1250, 1256, ये डिफरेंट नंबर्स हैं। एंड दीज नंबर्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द डिजिट 0 to 9। ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं, यानी पूरी गिनती जो है वो 0 से 9 तक के डिजिट्स को मिलाकर बनती है। अब 0 से 9 तक के डिजिट किसी और टर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, तो इन डिजिट्स को आप बेस डिजिट्स का नाम दे सकते हैं। जबकि दूसरे डिजिट्स इनसे मिलकर बनते हैं, जिस वजह से उनको ड्राइव डिजिट्स का नाम भी दिया जा सकता है। सिमिलरली बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर। यानी ये इतनी सिंपल है, ये जैसे 0 0 होता है, 1 1 होता है, 2 2 होता है, और ये किसी भी जगह पर आप लिखेंगे या पढ़ेंगे तो ये एज इट इज पढ़े जाएंगे। यानी इनकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मजीद एक्सप्रेस किसी और टर्म में ना किया जा सके, जिस तरह डिजिट्स को मजीद एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो उनको हम बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जो इन बेस की टर्म में एक्सप्लेन की जाए, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज के अंदर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो मैं ऐड करता हूं, जो कि है लेंथ, mass, टाइम, etc। ये डिफरेंट क्वांटिटीज जो है ये बेस क्वांटिटीज है। इसी तरह बच्चों ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल
क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे टर्म में एक्सप्रेस की जा सके उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in term of base या in term of other physical quantity लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, in term of other physical quantity। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज का नाम देते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल के अंदर हम एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने स्पीड को रिप्रेजेंट करना है। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम डिस्क्राइब करते हुए बेटे कहते हैं द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, या रेट कवर्ड ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अब यहां पे दो चीजें आ गई, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज लेंथ divided by time. You know that length is a base quantity, time is also a base quantity. Length and time formulate the other physical quantity that is called speed, and speed is called drive quantity. Drive quantities are not so simple just like a base quantities. Drive quantities उतनी simple नहीं होती जितनी कि हमारे पास base quantities होती हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रॉपर एक लॉजिक चाहिए होगी। जैसे हम एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सेलरेशन द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो यहां पे वेलोसिटी एंड टाइम फॉर्मुलेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी and pressure is a drive quantity, momentum is a drive quantity, and all these quantities are expressed in term of other physical quantity. Therefore these quantities are considered to be a drive quantities. इन quantities को हम drive quantities का नाम देते हैं। फिर बेटे हम इन physical quantities की importance समझते हुए हम इनकी measurements के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, क्योंकि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिक्स के लॉज और रूल्स हैं वो इनकी टर्म में एक्सप्रेस किए जाने हैं, तो फिर हमें इनको मेजर करने का तरीका भी आना चाहिए। तो अब हम सीखते हैं हाउ टू मेजर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। हाउ टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर लेते हैं तो वी कैन एक्सप्रेस इजीली द लॉज ऑफ फिजिक्स इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Two steps would be taken to measure a physical quantity. What will be two steps? One, choice of a standard. First of all, हम एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे जिस स्टैंडर्ड के साथ हम उस फिजिकल क्वांटिटीज को प्रॉपर तरीके के साथ मेजर कर पाएंगे। हर फिजिकल क्वांटिटीज एक ही स्टैंडर्ड के साथ जो है वो मेजर नहीं हो पाएगी, हमें इसके स्टैंडर्ड जो है वो तब्दील करने होंगे और हर फिजिकल क्वांटिटीज को उसके स्टैंडर्ड के साथ मेजर करना होगा। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम देख लें तो हमारे पास
लेंथ को मेजर करने के लिए एक मीटर रॉड होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, और मैस को मेजर करने के लिए हमारे पास बाट यानी वेट होता है जिसके साथ हम इसको मेजर करते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोसीजर हमने डेवलप करना है, जिस प्रोसीजर को अख्तियार करते हुए हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करें। तो हम कहते हैं डेवलप अ प्रोसीजर that compare physical quantity with standard, जो उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सके। अब आपका जो स्टैंडर्ड है वो एक आइडियल स्टैंडर्ड के करीब तर होना चाहिए। और आइडियल स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड होता है? आइडियल स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके अंदर तमाम तर कंपैरिजन करने की खसूसियात मौजूद हों, और उसमें हम दो खसूसियात को मद्देनजर रखते हैं किसी भी आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर। नंबर 1, आइडियल स्टैंडर्ड शुड बी एक्सेसिबल। आइडियल स्टैंडर्ड आसानी के साथ मिलने वाला हो, ठीक है। एंड सेकेंड वन, इट इज इनवेरिएंट, इनवेरिएबल, जो तब्दील ना हो। हम अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह के होने चाहिए और हम कौन से प्रोसीजर को इख्तियार करके हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं लेंथ। लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। मसलन लेंथ को आप एक पांव की लंबाई के बराबर जो है वो डिस्टेंस भी रख सकते हैं जिसको हम 1 फीट का नाम देंगे, ठीक है। इसी तरह आप जो एक हमारे पास उंगली है, इस उंगली की लंबाई जितना लंबा भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं जिसे हम 1 इंच का नाम देते हैं। ये स्टैंडर्ड हमारे पास कोई बहुत ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स नहीं है। उसकी रीजन क्या है? चूंकि जो फीट है वो हर बंदे का अलग अलग होगा, इस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड है वो वेरिएबल होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये कोई बेहतर स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है। इसी तरह हमारे उंगली की जो एक मोटाई है, 1 इंच जो है, वो एक उंगली का थर्ड पार्ट जो है उसको हम 1 इंच बोलते हैं। तो हर बंदे की उंगली का साइज भी डिफरेंट होता है। दैट्स वाई ये भी हमारे पास कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी हमारे पास इनवेरिएबल है। ये हमारे पास एक्सेसिबल तो है, यानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर दूसरी खसूसियत जो है वो नहीं है, यानी इनवेरिएबल है। फिर इसी तरह हमारे पास टाइम को मेजर करने के डिफरेंट स्टैंडर्ड है। हमारी नब्ज ये भी एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि हमारी नब्ज इजीली एक्सेसिबल तो है लेकिन ये इनवेरिएबल है। ये सारी एग्जाम्पल्स आपको समझाने का मकसद ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाए। आपको सोचने का जो प्रोसीजर है वो डेवलप आपके दिमाग में होना शुरू हो जाए कि हमने चीज़ों को सोचना है और इसकी फिक्र के साथ जो है वो हमने अपने सब्जेक्ट को डील करना है। इसी तरह बेटे हमारी नब्ज जो है वो अच्छा स्टैंडर्ड इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि हमारी नब्ज जो है ये वेरिएबल है। अगर हम दौड़ते हैं तो ये कुछ और होती है, अगर हम लेट जाते हैं तो ये कुछ और होती है, और अगर हम खड़े होते हैं तो ये इसकी रेट जो है वो कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए इसके इनवेरिएबल होने की वजह से, वेरिएबल होने की वजह से हम इसको आइडियल स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और ये कोई गुड टाइम स्टैंडर्ड जो है वो नहीं माना जाता। सिमिलरली हमारे पास पेंडुलम, इट आल्सो बी कंसिडर एज अ टाइम स्टैंडर्ड,
पेंडुलम एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स टाइम लेता है, जिस फिक्स टाइम को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नब्ज से कदरे बेहतर जो है वो हमारा पेंडुलम एज आ टाइम स्टैंडर्ड है। लेकिन पेंडुलम के अंदर भी कुछ वेरिएशन है। पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और लेंथ जो है ये वेरिएबल हो जाती है। मसलन समर के अंदर ये लेंथ एक्सपैंड हो जाती है और विंटर के अंदर पेंडुलम की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से हम इसको भी एक आइडियल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं लेते। फिर एयर फ्रिक्शन भी इसके ऊपर असरअंदाज है। हम कंप्लीटली एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इन तमाम तर खामियां होने की वजह से हम पेंडुलम को इन वेरिएबल और नहीं डिक्लेयर कर पाते। पेंडुलम का टाइम पीरियड भी वेरिएबल है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड टाइम स्टैंडर्ड। सिमिलरली बेटे, हमारे पास जमीन की रोटेशन अराउंड द सन है। जमीन जब सूरज के गिर्द रोटेट करती है तो उसकी रोटेशन की वजह से हम ये चीज़ जांचते हैं कि वो भी एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ वेरिएशन है जिसकी वजह से हम इसको एज आ टाइम स्टैंडर्ड डिक्लेयर नहीं करते। हाँ, हम अपना सोलर कैलेंडर ज़रूर डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उस सोलर कैलेंडर के अंदर जो मोर परफेक्शन है वो हम हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें एक लीप ईयर जो है वो हर 4 साल के बाद ऐड करना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास एटम के जर्रे की वाइब्रेशन जो है, यानी एटम की वाइब्रेशन जो है वो हम एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से हम सीजियम एटम की वाइब्रेशन से, उसके टाइम पीरियड से हम एक आइडियल टाइम स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप कर लेते हैं। आइडियल टाइम स्टैंडर्ड जो है वो हमारा इनवेरिएबल एक्सेसिबल होना चाहिए। इसी तरह हम उस टाइम के कंपैरेटिवली दूसरे टाइम्स को कंपेयर करके हम अपनी डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है, ये इतनी कम है। मसलन आपने एक टाइम स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया जिसका टाइम पीरियड था 1 सेकेंड। अब सेकेंड इज अ यूनिट, जो कि हम यूनिट सिस्टम के अंदर जाके जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो हम कहते हैं कि आप उस टाइम स्टैंडर्ड के कंपैरेटिवली जितनी ज्यादा चीजों को, जितनी ज्यादा दफा आप चीजों को कंपेयर करते हैं, उतने गुना टाइम उस इवेंट का जो है वो बढ़ जाता है। मसलन आप उस 1 सेकंड को 60 दफा रिपीट करते हैं तो आपके पास 1 मिनट बन जाता है। 1 मिनट को 60 दफा रिपीट करते हैं तो 1 आवर बन जाता है। 1 आवर को फिर 60 दफा नहीं बल्कि 24 दफा रिपीट करते हैं तो 1 डे आ जाता है। 1 डे को 7 टाइम रिपीट करते हैं तो 1 वीक। 1 वीक को 30 टाइम रिपीट करते हैं तो हमारे पास 1 मंथ बन जाता है। इस तरह से हमारी ये ड्यूरेशन जो है वो एक नंबर के साथ, वो नंबर कांस्टेंट नंबर नहीं है, वो एक नंबर डिफरेंट नंबर हो सकता है। आपने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते करते अपनी वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज तक सेट आउट कर लेते हैं। ये है बेटे एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर जो चीजें हम यूज कर सकते हैं, और उनमें से जो बेस्ट टाइम स्टैंडर्ड है दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ एटम। सिमिलरली हमारे पास मैथ्स के भी कुछ टाइम स्टैंडर्ड्स हैं। मैथ्स के टाइम स्टैंडर्ड्स के अंदर हर बंदे ने अपना टाइम स्टैंडर्ड पहले बनाया होता था। जिस तरह एक ओल्ड सिस्टम के अंदर पाउंड को मैथ्स की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो हम कहा करते थे कि पाउंड के अंदर आप मैथ्स की मेजरमेंट किया करते हैं। इसी तरह बाद में इस चीज को डेवलप किया और हमने केजी के अंदर मैथ्स की मेजरमेंट जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो 1 kg इज द हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। उस 1 kg के हिसाब से हम डिफरेंट मेजरमेंट जो हैं वो मैथ्स की कर लिया करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर टाइम स्टैंडर्ड, और टाइम स्टैंडर्ड, मैथ स्टैंडर्ड और लेंथ स्टैंडर्ड या तमाम तर फिजिकल क्वांटिटीज के जो स्टैंडर्ड डेवलप किए गए ये इनवेरिएबल होने चाहिए, ये इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। मसलन इजीली एक्सेसिबल, अगर मैं 1 kg बाट जो है वो बनाना चाहता हूं
तो वो मैं यूरेनियम का अगर बना लूंगा तो यूरेनियम पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकेंगे कि ये हम इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा। जब ये 1 kg ऑफ यूरेनियम इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा तो ये हमारे पास एक आइडियल मैथ स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं हो सकता। इसी तरह हम उसको लोहे के साथ बनाएंगे, क्योंकि लोहा पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। ये कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा जब भी हमने एक स्टैंडर्ड को चूज करना है। फिर हम एक छोटी सी एग्जांपल बेटे इसकी करते हैं। ये स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, यानी 1 मीटर, 1 सेकंड एंड 1 kg। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आपके लोकल इस्तेमाल होते हैं। मसलन आप अपने घर में दूध वाला आपके दूध डालने आता है, हालांकि दूध लिक्विड है, वो लीटर में मेजर होता है, लेकिन आपका दूध वाला उसे केजी में मेजर कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आप किसी से गंदम लेने जाते हैं तो गंदम का जो पुराना यूनिट गांव में चलता था वो सेर चलता था। ठीक है, वो सेर यूनिट तो इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, लेकिन वो यूज होता है, लोग अपनी ट्रेड उसके अंदर जो है वो करते हैं। ठीक है, ये हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स लोकल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनके अंदर फर्क क्या है, इस चीज को इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लेक्चर्स हमारे ओरिएंटेशन लेक्चर्स में नहीं शामिल होंगे। इसलिए बेटे आप के ओरिएंटेशन लेक्चर्स के अंदर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ओरिएंटेशन लेक्चर्स के अंदर हमने फिजिक्स की जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर हम ऑनवर्ड जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उस बेस को आगे की तरफ लेके चलेंगे और आगे चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी, हम उसको पढ़ते जाएंगे। अब हमारी फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट जो ओरिएंटेशन लेक्चर है उसके अंदर हम एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना डिस्कस करेंगे, जिस को हम लेकर ऑनवर्ड चलेंगे और उस फिनोमेना को डिटेल से पढ़ेंगे। हम अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे हमने पहले लेक्चर के अंदर अपनी फिजिक्स की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझा, फिजिक्स किस तरह से फिजिकल साइंस से निकलकर आज हम तक आई है, और आगे हम इस फिजिक्स से किस तरह की ब्रांचेस जो है वो अखज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं। इसी तरह आज के लेक्चर में मैंने जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर फोकस किया। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, कितनी काइंड्स हैं उसकी, और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट हम जब डिटेल से इस कोर्स को पढ़ेंगे, इस कोर्स के अंदर हमें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन अगला हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर फिर किसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर होगा और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। फिज़िक्स बहुत ही सादा मजमून है, इसको हम आसान करके पढ़ने की कोशिश करेंगे और जितनी इसकी डिटेल में हम जाएंगे हमें उतना ही मज़ा आता जाएगा। मैंने अभी तक जितना फिज़िक्स को पढ़ा, जितना सीखा, मुझे ये और इंटरेस्टिंग लगती गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल हमें मैथ यानी अलजेब्रा चाहिए होता है, वो हम इजीली डेवलप कर लेते हैं। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मैट्रिक्स हमने उठाने होते हैं। बहुत ज़्यादा मैथ हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, हमने बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करके हमने इसको पढ़ लेना होता है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉमन सेंस। बहुत जगहों पर हमारी कॉमन सेंस जो है वो हमारे काम आती है, तो कॉमन सेंस को भी हम अपने तरीक़ाकार में यूटिलाइज करके अपनी फ़िज़िक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेटे हमें फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है कुछ इमेजिनेशंस। चूँकि मैंने आपको ये बताया था कि फ़िज़िक्स एक तर्ज़ सोच का नाम है, एक सोचने के अमल का नाम है, और इस सोच के अंदर हमने अपनी कुछ इमेजिनेशन को यूज़ करना होगा जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मिलकर हमारी फ़िज़िक्स जो है उसको कंप्लीट करेंगी और हम अपनी फ़िज़िक्स इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड ओरिएंटेशन लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। याद रखिएगा कि ओरिएंटेशन लेक्चर्स का बेटे मकसद ये है कि आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करना, वो कॉन्सेप्ट जो 9th और 10th के आपके पुराने हैं उनको एफएससी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना और आपको सब्जेक्ट के हवाले से आगाही देना कि इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। ये डिटेल लेक्चर नहीं है इसके ऊपर,
यानी हम इसके अंदर मच मोर डिटेल जो है वो अपने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जस्ट एक फाउंडेशन बनानी है जो हमें इस कोर्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत इंजॉय किया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। ओके, कीप ऑन कैरी ऑन। अल्लाह हाफिज़।